बच्चे और बचपन की इकाई 7 की दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसका नाम है बच्चों के अध्ययन के तरीके। 10 नंबर का आपका ये यूनिट है और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इनसे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सारे प्रश्न दोस्तों इसी में से आने वाले हैं आपके, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहें। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला आपका प्रश्न है, औपचारिक व अनौपचारिक अवलोकन में अंतर लिखना है। डीएलएड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसके अथवा में है अवलोकन कितने प्रकार का होता है, आप किस प्रकार के अवलोकन को बेहतर मानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा, अवलोकन के प्रकार हैं औपचारिक और अनौपचारिक या स्वाभाविक अवलोकन। पहले देखते हैं औपचारिक अवलोकन। इसमें अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों के विशिष्ट व्यवहारों का अवलोकन औपचारिक परिस्थितियों में करता है। अवलोकनकर्ता यह निश्चित करता है कि उसे विद्यार्थियों को किस समय और कहाँ अवलोकन कराना है। इसमें स्थान, समय, उपकरण के साथ साथ अवलोकन के निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। साथ ही अवलोकन के लिए कुछ निश्चित बिंदुओं को भी पूर्व निर्धारित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, जिस व्यक्ति का अवलोकन किया जाने वाला है उससे कुछ निश्चित कार्य करवाए जाते हैं और पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार उनका अवलोकन किया जाता है। इसमें परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित व नियंत्रित किया जाता है, अतः इसे औपचारिक अवलोकन कहा जाता है। जिस अवलोकन में परिस्थितियों को आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित व नियंत्रित किया जाता है उसे ही औपचारिक अवलोकन कहा जाता है, जिसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, अनौपचारिक अवलोकन या फिर स्वाभाविक अवलोकन। तो इसमें है, शिक्षक स्वाभाविक परिस्थिति या विविध गतिविधियों के दौरान, जैसे खेल का मैदान, कक्ष में की गई गतिविधि, मध्य अंतराल के समय में होने वाले क्रियाकलाप आदि में भी अवलोकन कर सकता है। सामान्यतः इस तरह के अवलोकन में विद्यार्थियों को यह पता नहीं होता कि उनके व्यवहारों का अवलोकन किसी अवलोकनकर्ता द्वारा किया जा रहा है। इस अवलोकन में, अनौपचारिक अवलोकन में विद्यार्थियों को पता नहीं होता है कि उनका अवलोकन किया जा रहा है। फलस्वरूप वे अपने व्यवहारों में स्वाभाविकता बनाए रखते हैं और अवलोकनकर्ता इन व्यवहारों का प्रेक्षेपण आराम से कर लेता है। इस दौरान शिक्षक किसी विद्यार्थी विशेष के विभिन्न व्यवहारों व गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देख सकता है। उदाहरण के तौर पर, शिक्षक दूर से ही बच्चों के समूह द्वारा खेल के मैदान में किए गए व्यवहारों का अवलोकन कर निष्कर्ष में पहुंच सकता है कि कौन सा विद्यार्थी सबका नेतृत्व कर रहा है, कौन कौन से विद्यार्थी खेल में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और कौन से विद्यार्थी निष्क्रिय व चुपचाप मैदान में बैठे हुए हैं। ये सभी बातों का पता दूर से देखने पर ही चल जाता है। और अनौपचारिक निरीक्षण के लिए समय सीमा, स्थान, परिस्थितियों आदि की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगला प्रश्न है आपका, सहभागी और असहभागी अवलोकन से आप क्या समझते हैं। तो पहले देखते हैं सहभागी अवलोकन। तो इस विधि में अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों की क्रियाओं में स्वयं हाथ बटाता है, अर्थात अवलोकनकर्ता विविध गतिविधियों में सहभागियों के साथ साथ भाग लेते हैं और उस ग्रुप का सदस्य बन जाता है और उनके साथ साथ उनके व्यवहारों का अवलोकन भी करता रहता है। यहाँ इस तरह अवलोकनकर्ता का क्रियाओं में हाथ बटाने का मुख्य उद्देश्य व्यवहारों और स्वाभाविक तरीके से प्रभावित करने तथा ठीक ढंग से वस्तुनिष्ठ परीक्षण करने से है। इस प्रकार के अवलोकन में शिक्षक अवलोकनकर्ता के रूप में निकट व गहराई से विद्यार्थियों के प्रत्येक पहलू का ध्यान से अवलोकन कर उनका विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। दूसरा है असहभागी अवलोकन। इस प्रकार के अवलोकन में शिक्षक अवलोकनकर्ता के रूप में समूह या सम्मिलित न होकर, उनके समूह में सम्मिलित नहीं होकर के उस गतिविधि पर बाहर से दृष्टि रखता है और विद्यार्थियों के व्यवहार को बाहर से ध्यानपूर्वक देखता है। अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों के व्यवहार को विद्यालय के अंदर या बाहर किसी भी जगह ध्यान से देखता रहता है और उनके आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। एक शिक्षक के लिए औपचारिक, अनौपचारिक और सहभागी व असहभागी सभी प्रकार के अवलोकन महत्वपूर्ण है। कई बार इन अवलोकन विधियों का प्रयोग साथ साथ होता है तथा कक्षा में शिक्षक अपने अवलोकन के आधार पर ही कक्षा का व्यवस्था अथवा विद्यार्थियों के व्यवहार को व्यवस्थित करता है। इसके अवलोकन के कई बिंदु हो सकते हैं। अब अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अवलोकन की क्या उपयोगिता है। अवलोकन की उपयोगिता, पहली उपयोगिता है, इसमें समस्या का चयन किया जाता है और तत्पश्चात उस समस्या का बारीकी से अवलोकन कर अध्ययन किया जाता है। दूसरी उपयोगिता है, पूर्व निर्धारित उद्देश्य, सुनियोजित अवलोकन एवं सुव्यवस्थित अभिलेख से यह विधि बहुत उपयोगी बन जाती है। तीसरी उपयोगिता है, इसके परिणाम अविश्वसनीय और वैध होते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, छात्रों के व्यवहारों का अवलोकन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और क्यों। छात्रों के व्यवहारों का अवलोकन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात है, अवलोकन की परिस्थितियों से अवगत होकर उसके लिए सहभागियों के चयन में सावधानी बरतते हैं। और दूसरा है, अवलोकन के प्रकार के अनुसार उनके नियमों का ध्यान रखना। और तीसरी जो बात है, अवलोकन बिंदुओं के निर्धारण में विशेष रूप से ध्यान देना। चौथी है, अवलोकन की प्रक्रिया के दौरान लचीलापन रखना। पांचवा है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार आने के पूरे इसके चांसेस हैं। साक्षात्कार से क्या आशय है, इसके उद्देश्य व उपयोगिता का उल्लेख करना है। साक्षात्कार विधि क्या होती है? तो साक्षात्कार अंग्रेजी भाषा के शब्द इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण है। इंटरव्यू को दो भागों में, इंटर यानी भीतर और व्यू यानी देखना, में विभाजित किया जा सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अंतर्दर्शन, अर्थात आंतरिक रूप से देखना या अपने आप में झांकना। इस तरह यह कहा जा सकता है कि शाब्दिक रूप से साक्षात्कार देने वाले विषयों से संबंधित आंतरिक तथ्यों को जानने की प्रक्रिया को साक्षात्कार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जिन अप्रकट अथवा अदृश्य तथ्यों को बाह्य रूप से निरीक्षण नहीं किया जा सकता, उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना तथा किसी विषय के विभिन्न पहलुओं के विषय में गहन जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है। अतः साक्षात्कार अभिमुख संवाद है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों की अभिरुचियों, योग्यताओं, मनोवृत्तियों से संबद्ध अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं, अतीत के अनुभवों आदि के विषय में जानना है। इसमें प्रत्यक्ष संपर्क अर्थात आमने सामने के संपर्क द्वारा सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। साक्षात्कार विधि में शिक्षक विद्यार्थियों का एक एक करके एक छोटा समूह बनाकर कुछ प्रश्न पूछते हैं। साक्षात्कार का प्रयोग मुख्यतः उन विषयों के अध्ययन के लिए किया जाता है जिनको जानने के लिए बातचीत करनी आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर बच्चों के समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने तथा साथ ही साथ उनका शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन संबंधित अवधारणाओं को जानने के लिए इस विधि को अपनाया जा सकता है। साक्षात्कार के अंतर्गत विद्यार्थियों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। इस विधि में प्राय गुणात्मक तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। इस विधि में विद्यार्थियों की भाव भंगिमा, अभिव्यक्ति, बोलने की शैली आदि के अवलोकन का मौका भी साक्षात्कारकर्ता को मिलता है। कुछ हद तक यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षक साक्षात्कार के आधार पर बच्चे के व्यवहार के बारे में जो विश्लेषण करता है वह अधिक प्रामाणिक होता है और उसके द्वारा बच्चे के मानसिक पहलुओं के विषय में अधिक विश्लेषण किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षक के विश्लेषण में स्वयं विद्यार्थी का मत भी अंतर्निहित होता है। अगला आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है, संरक्षित साक्षात्कार व असंरक्षित साक्षात्कार में अंतर आपको स्पष्ट करना है। और डीएलएड 2016 में आया क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर होगा। पहले संरक्षित साक्षात्कार देखते हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता अध्ययन संबंधी समस्या से संबंधित प्रश्नों व इकाइयों को एक निश्चित क्रम में पहले से ही तैयार कर लेता है। साक्षात्कार के समय वह सूचनादाता से यह प्रश्न उसी क्रम में आधार पर पूछता है। साक्षात्कार की प्रकृति इस विधि में नियंत्रित होती है। असंरक्षित साक्षात्कार, इस विधि में प्रश्न व उनकी संख्या पहले से निश्चित नहीं होती। अध्ययनकर्ता अध्ययन संबंधी कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। वह प्रश्नों के स्वरूप साक्षात्कार के दौरान अपने मन से निर्धारित करता है, कोई पूर्व तैयारी की जरूरत नहीं होती। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साक्षात्कार के तत्व, साक्षात्कार प्रक्रिया के चरण लिखिए अथवा साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरणों के बारे में आपको बताना है। डीएलएड 2015 में आया क्वेश्चन है। दोस्तों साक्षात्कार के कई प्रश्न आ चुके हैं, इसका मतलब है कि साक्षात्कार का एक प्रश्न आपके 100% आने वाला है, तो आप साक्षात्कार को अच्छे से तैयारी कर लें इसके साक्षात्कार की। तो साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण हैं। मुख्य रूप से साक्षात्कार की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं। पहला चरण है साक्षात्कार की तैयारी। इस चरण में साक्षात्कार के विषय एवं उसके उद्देश्यों के अनुरूप पूर्व तैयारियां की जाती है। उदाहरण के तौर पर साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से अनुमति, साक्षात्कार का समय, चर्चा के विषय बिंदु, स्थान इत्यादि से विषय तैयारियों पर ध्यान दिया जाता है। इस दौरान साक्षात्कार की योजना भी
योजना का निर्माण भी किया जाता है, जिसमें साक्षात्कार का प्रारंभ, विकास एवं समापन से संबंधित व्यवस्था की योजना बनाई जाती है। दूसरे नंबर पर है साक्षात्कार का संचालन। इस चरण में साक्षात्कार को पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप क्रियान्वित किया जाता है। इस दौरान साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कार के विषय बिंदु को चर्चा के केंद्र में बनाए रखने के अलावा कई महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे साक्षात्कार की शुरुआत कैसे करें, सम्मुख बैठे व्यक्ति से चर्चा के स्वाभाविक रूप से शुरू कैसे करें, चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में कैसे रखें इत्यादि। साक्षात्कार को समापन कैसे करें, इसका भी साक्षात्कारकर्ता को विशेष ध्यान रखना होता है। तीसरा नंबर पे है आलेखन या प्रतिवेदन व विश्लेषण। इस चरण में साक्षात्कार के दौरान आए महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है। प्राय साक्षात्कार के तुरंत बाद इस कार्य को कर लिया जाता है, ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से उतर न जाए। अंत में उद्देश्यों के आधार पर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है साक्षात्कार की विशेषताओं का वर्णन करना है, और इसके अथवा में है साक्षात्कार के अन्य उपकरणों को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है। पहली विशेषता है साक्षात्कार उन व्यक्तियों के लिए गोपनीय सूचनाएं प्राप्ति का उत्तम साधन है जिन्हें वह लिखना नहीं चाहता। और दूसरी विशेषता की बात करें तो साक्षात्कार अपने अनुसंधान का उद्देश्य प्रत्यक्षतः स्पष्ट कर सकता है तथा मौखिक सूचनाएं क्या होनी चाहिए यह भी स्पष्ट कर सकता है। नंबर 3 पर है आज व्यक्ति लिखने की अपेक्षा विचार विमर्श को अधिक महत्व देते हैं। और चौथे नंबर की जहां बात करें तो साक्षात्कारकर्ता पूरक प्रश्नों द्वारा विषय के प्रश्न के त्रुटिपूर्ण अर्थ का स्पष्टीकरण कर सकता है। नंबर 5 पर है साक्षात्कार के द्वारा अनुसंधानकर्ता विषय के प्रेरित कर अनुभवों को प्राप्त कर सकता है, जो कि सामान्यतः नहीं मिलते हैं। और नंबर 6 विशेषता है साक्षात्कार में इच्छानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर लिए जा सकते हैं, जबकि प्रश्नावली में आधे छूटते हैं और आधे प्राप्त ही नहीं होते। नंबर 7 नंबर की विशेषता है इसमें एक प्रकार की सूचना को विभिन्न अवस्थाओं में अनेक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। और 8वें नंबर की विशेषता है साक्षात्कार के द्वारा भाषा की कम समझ रखने वालों तथा बच्चों और अशिक्षितों को आदि से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त विशेषताओं के कारण ही साक्षात्कार अन्य उपकरणों से श्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न है आपके साक्षात्कार की 3 सीमाएं आपको लिखनी है। डीएलएड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो पहली इसकी सीमा है इसमें समय तथा श्रम दोनों ही अधिक लगते हैं, साथ ही बहुत बड़ी संख्या में साक्षात्कार कर पाना मुश्किल होता है, अतः यह विधि एक छोटे समूह के लिए ही उपयुक्त है। और दूसरे नंबर की इसकी सीमा है साक्षात्कारकर्ता की पूर्व धारणा के कारण साक्षात्कार के आंकड़े तथा विश्लेषण दोनों ही प्रभावित होते हैं, अतः इससे प्राप्त निष्कर्षों पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहा जा सकता। नंबर 3 पर है इस विधि द्वारा विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करते समय यह देखा जाता है कि वे उस परिवेश में घबरा जाते हैं या डरे डरे दिखते हैं। इस कारण कभी कभी तो वे सब कुछ जानते हुए भी प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाते, अतः निष्कर्ष तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लिनिक विधि क्या है, समझाना है। जीन पियाजे की नैदानिक साक्षात्कार विधि भी कहा जाता है क्लिनिक विधि को। तो जीन पियाजे ने अपने अध्ययन के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया था। उनके प्रयोग ने बच्चों के अध्ययन के लिए साक्षात्कार विधि के महत्व को रेखांकित किया था। पियाजे ने बच्चों के विचार के लिए विस्तार के लिए वार्तालाप का तरीका अपनाया। पियाजे के नैदानिक साक्षात्कार का प्रयोग बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन करने में किया जाता है। इसके अलावा बाल विकास के अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे बच्चों की देखभाल के तौर तरीकों की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं द्वारा इसका उपयोग किया गया। इस विधि की विशेषता यह है कि यह व्यक्ति को अपने विचारों के प्रदर्शन हेतु अवसर देती है। नैदानिक साक्षात्कार की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कई बार साक्षात्कार देने वाला स्वयं के विचार प्रक्रिया से संबंधित सूचनाओं को छुपाते हुए साक्षात्कारकर्ता के मिथ्या सूचनाएं देता है। साक्षात्कार देने वाले अपने विचारों को शब्दों में अभिव्यक्त करने में असमर्थ होता है, इस कारण से साक्षात्कारकर्ता को वास्तविक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक डायरी का विद्यार्थियों के परिक्षेप्य में क्या महत्व है। डीएलएड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और इसके अथवा में है क्या शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के व्यवहारों एवं समस्याओं को समझने में
शिक्षक डायरी की भूमिका पर अपने विचार स्पष्ट करना है। डीएलएड 2017 में आया क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर जो है, कक्षा में शिक्षण के दौरान अपने विद्यार्थियों के व्यवहार व समस्याओं को योजनाबद्ध तरीके से समझना तथा उन पर चिंतन मनन करना एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक है। इसमें शिक्षक की डायरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरह से अपनी डायरी के माध्यम से शिक्षक स्वयं के शिक्षण में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। शिक्षक डायरी मूलतः एक शिक्षक का दर्पण है, जिससे उसके शिक्षण की विशेषताओं की छवि मिलती है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक डायरी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो शिक्षक की समझ, व्यवहार व मनोभाव को प्रदर्शित करती है। विद्यालय में अपने शिक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की योजनाओं से लेकर शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों आदि का विवरण एक शिक्षक स्वयं अपनी डायरी में प्रतिदिन लिखता है। उन अनुभवों के आधार पर अपने शिक्षण पद्धति में बदलाव की संभावना तलाशता है तथा आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन करके पुनः कक्षा में प्रस्तुत होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों की रुचि तथा उसके स्तर को देखकर उसमें सुधार लाने के तरीकों को लिखना, शिक्षक विद्यालय में प्रतिदिन क्या पढ़ाते हैं, बच्चे उस चीज़ को जिस गति से सीखते हैं, इस संबंध में सूचनाओं को एकत्रित करता है। इस प्रकार शिक्षक डायरी उसे वर्तित विकास का भी एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। शिक्षक डायरी का इतना व्यापक महत्व होने के बावजूद शिक्षकों के द्वारा इसका प्रभावी उपयोग नगण्य है। विद्यालयों में यह सिर्फ औपचारिकता तक ही सीमित है, जिसे प्रशासनिक आदेशों के कारण शिक्षकों द्वारा ऐसे ही लिख दिया जाता है। परंतु यदि वास्तविक रूप से शिक्षक डायरी का सही उपयोग किया जाए तो किसी भी विद्यालय में शिक्षण स्तर है उसको बहुत ऊंचा उठाया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक जनानकी प्रोफाइल की उपयोगिता समझानी है। डीएलएड 2016 में आया क्वेश्चन है ये। तो उपयोगिता है, पहली उपयोगिता विद्यार्थियों का व्यक्तिगत परिचय मिल जाता है। दूसरी उपयोगिता विद्यार्थी का पारिवारिक जानकारी मिल जाती है। तीसरी उपयोगिता है प्रायोज्य की उम्र का पता चल जाता है। चौथी उपयोगिता है उसका लिंग, जाति, धर्म, विद्यालय का नाम, जन्म स्थान, पारिवारिक ब्यौरा, भाषा आदि की जानकारी मिल जाती है। और पांचवा जो उपयोगिता है, विद्यार्थी की सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत स्थिति की आधारभूत जानकारी प्राप्त हो जाती है। छठी उपयोगिता है यह उस माहौल का पता चलता है कि जिसमें उसका अधिकांश समय व्यतीत करता है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में बच्चों के अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व को प्रतिपादित करते हुए अवलोकन विधि को समझाना है। और इसके अथवा में है बच्चों के अध्ययन के तरीकों को जानने की आवश्यकता व महत्ता को वर्णन करना है और अवलोकन का अर्थ बताते हुए उसे परिभाषित करना है। डीएलएड 2018 में आया क्वेश्चन है ये। तो इस बार आने के पूरे चांसेस इस क्वेश्चन के बनते हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम। बच्चों के अध्ययन के तरीके, आवश्यकता एवं महत्व। जैसा कि दोस्तों हमारे इस यूनिट का टाइटल है बच्चों के अध्ययन के तरीके, तो उसी पर यह पूरा निबंधात्मक प्रश्न है। और यहाँ से आपका एक प्रश्न 100% बनने वाला है। या तो आपके बड़ा प्रश्न बन जाए या फिर छोटा प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें। प्रत्येक बच्चे की अपनी अलग पहचान होती है और उसके विकास की प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न होती है। सही बात है कि हर कैटेगरी का जो बच्चा होता है, मिडिल क्लास है तो उसकी जो परवरिश है वो अलग हिसाब से होगी, और अपर क्लास वाला है, लो क्लास वाला है, तो सबकी अलग अलग होती है। और विकास भी होता है तो अलग अलग होता है। कोई जल्दी लंबा हो जाता है, कोई ज़्यादा समय के लिए भी छोटा रह जाता है। तो ऐसे भिन्नता होती है उनमें। 19वीं सदी के आरंभ में जैसे जैसे मनोवैज्ञानिकों का ध्यान व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उत्पत्ति, स्वरूप एवं समस्याओं की ओर अग्रसर हुआ, बच्चों के अध्ययन की आवश्यकता महसूस होने लगी। इतना ही नहीं, जीवन के समस्त पहलुओं में विभिन्नताओं के साथ साथ बच्चों के मानसिक स्तर, व्यक्तिगत गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, उपलब्धियों आदि में भी विविधताएं दिखाई देने लगी। ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिकों को ऐसे अध्ययन के तरीकों को आवश्यकता का अनुभव हुआ है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रत्येक पहलू का अध्ययन कर पाने में सक्षम हो। इसके परिणाम स्वरूप अन्वेषण शुरू हुआ और प्रायोगिक कार्य होने लगे। फिर धीरे धीरे से अध्ययन हेतु उपकरणों का प्रयोग होना शुरू हुआ। उपकरणों की सहायता से व्यक्तियों के मानसिक एवं दैहिक दोनों ही पहलुओं का मापन एवं मूल्यांकन किया जाने लगा। इस प्रकार समय परिवर्तन के साथ साथ जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जटिल रूप से महत्व दिया जाने लगा, जैसे जैसे
उपकरणों की आवश्यकता अनुभूति होने लगी और तदनुसार उसमें भी परिवर्तन होते रहे। और इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को जानना, उसकी रुचियों को जानना, उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करना, विद्यार्थी के व्यक्तिगत अनुभवों पहलुओं को जानना, उसके दृष्टिकोण व अभिवृत्तियों को पहचानना आदि के लिए उपकरणों का होना आवश्यक है। हम यह भी जानते हैं कि किसी बच्चे की अधिक प्रतिक्रियाएं कुछ हद तक व्यक्तिगत कारणों तथा बहुत हद तक पर्यावरणीय, सामाजिक या आर्थिक कारणों से भी प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में बच्चों की अधिगम प्रक्रिया व समायोजन में आने वाली समस्याओं व चुनौतियों को जानकर उनकी सकारात्मक व प्रभावी सहायता कर सकता है। इस विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक शिक्षक को बच्चों के अध्ययन के तरीकों का ज्ञान होना आवश्यक है। इन सब के साथ साथ बच्चों के अध्ययन का उद्देश्य विद्यार्थियों को शैक्षणिक वातावरण में भली भांति समझकर उनकी स्थितियों के अनुकूल शिक्षण प्रविधि का उपयोग कर शिक्षण में उनकी सहायता करना एवं उनके अच्छे भविष्य के निर्माण में पूर्ण रूपेण सहयोग करना भी है। अब अवलोकन विधि। तो अवलोकन विधि में किसी व्यक्ति के व्यवहार, रुचियाँ, भावात्मक उतार चढ़ाव आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उनके संबंध में राय बनाते हैं। व्यक्ति के व्यवहारों का अवलोकन व्यक्ति के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। सही बात है। अवलोकन के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों, क्रियाओं का विवरण प्राप्त होता है जिन्हें निश्चित समय पर और समय समय पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार अवलोकन विधि के अंतर्गत एक निश्चित अवधि में और अनेक दिनों तक किसी व्यक्ति के कार्यों एवं व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और उसके विषय में लिख लेते हैं। यह विधि न केवल एक व्यक्ति के अध्ययन में वरन व्यक्तियों के समूह के अध्ययन में भी उपयोगी है। अवलोकनकर्ता अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों का उपयोग इस कार्य में करता है। इसके माध्यम से प्राप्त तथ्यों से वह समस्या के समाधान खोजने के लिए अग्रसर होता है। प्राय अवलोकनकर्ता समस्या के प्रारंभ से लेकर उसके समापन तक अवलोकन पर ही निर्भर रहता है। अवलोकन का अर्थ हम परिभाषा की बात करते हैं तो अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन का पर्यायवाची है, जहां इसका अर्थ देखना, अवलोकन करना या फिर निरीक्षण करना होता है। गुडे व हेट के मतानुसार विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। प्रोफेसर C.A. मोजर के अनुसार ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है। उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक अवलोकन विधि प्राथमिक सामग्री के संग्रहण को ही प्रत्यक्ष विधि है। इसमें नेत्रों के माध्यम से नवीन अथवा प्राथमिक तथ्यों का विचारपूर्वक संकलन किया जाता है। इसके साथ ही इसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन के अंतर्गत आए समूह के दैनिक जीवन में भाग लेते हुए अथवा दूर बैठकर उनके सामाजिक तथा व्यक्तिगत व्यवहारों का अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन कार्य संपादित करता है। तो दोस्तों ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। तो इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हमारे चैनल पर दोस्तों BSTC से रिलेटेड हर प्रकार की जो अपडेट है वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें।